नमस्कार साथियों, मैं विपुल राज पुरोहित आप सभी का जयपुर क्लासेस उदयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपन ने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म के तौर पर आप सभी के सामने राजस्थान में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन कोर्स आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं। उस ऑनलाइन कोर्सेज में पशु परिचर से लगाकर आपके बड़ी से बड़ी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की भर्ती परीक्षाओं के भी उसके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स आपके सामने अवेलेबल होंगे। और उसी के अंदर जो आपके राजस्थान के इतिहास का भाग है जो वो मैं आपको पढ़ाने के लिए लेकर आया हूँ। तो आप सारे ही जानते हो कि राजस्थान में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती में राजस्थान का इतिहास सम्मिलित रूप से आता है जो हर भर्ती परीक्षा के अंदर है, और अपन उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो पहले वाली आज की इस मेरी पहली क्लास के अंदर कुछ पाठ्यक्रम के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, और पाठ्यक्रम की चर्चा करने के बाद में अपन जो है वो एक टॉपिक को लेकर जो है वो पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों, अपन पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि अपने सभी भर्ती परीक्षाओं में क्या पाठ्यक्रम आता है सम्मिलित रूप से, और दूसरी बात के फिर उसके बाद में क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिएगा आप सभी सारे मित्रों। तो सबसे पहले अपन पाठ्यक्रम की बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के। तो अगर मैं राजस्थान के इतिहास के सिलेबस की बात आप लोगों के सामने करूं तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपके इस प्रकार से लिखा हुआ होता है कि राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। ये सबसे पहला टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि इतिहास की शुरुआत वहां से होती है जहां से मानव की उत्पत्ति होती है, और मानव उत्पत्ति हो गया, मानव इस दुनिया के अंदर आ गया, और आने के बाद में वो इस दुनिया के अंदर रह रहा है और धीरे धीरे उसने पत्थर का उपयोग करना सीखा, फिर तांबे का किया, फिर कांसे का किया, और वो धीरे धीरे सिविलाइज्ड हुआ, एक स्थान पर रहना सीखता है। तो वो जहां से एक स्थान पर रहना सीखता है वहां से ही जो है वो सभ्यताओं की शुरुआत होती है। और जब सभ्यताओं की शुरुआत होती है तो राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से अपने को बहुत ज्यादा मात्रा में सभ्यताएं प्राप्त हुई थी, तो उसके बारे में पढ़ना है। देखिए राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली तो एक सभ्यता है जिसका नाम है भाई कालीबंगा, सबसे इंपोर्टेंट। फिर एक सिविलाइजेशन है जिसका नाम है बेराट। फिर एक सिविलाइजेशन है जिसका क्या नाम है भाई, आहाड़। तो कालीबंगा, बेराट और आहाड़ ये तीन प्रमुख जो है वो बड़ी सभ्यताएं हैं राजस्थान के अंदर इतिहास के अंदर। इसके बाद में बहुत सारी छोटी मोटी सभ्यताएं भी है जो अपने को पढ़नी पड़ती है, जैसे गणेश्वर, बागोर, भिलवाड़ा। जैसे आपके सामने में और बात करूं तो बालाथल। बालाथल के बाद में और बात करूं तो मैं आपके सामने गिलुंड, और अपन देखें तो इसके अलावा तिलवाड़ा, बाड़मेर। इस प्रकार की अनगिनत 5, 7, 10, 15 जो है वो अपने पास में छोटी मोटी सिविलाइजेशन भी है जिसके बारे में भी अपन को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहला टॉपिक होता है सभ्यताएं, और सभ्यताएं समाप्त हो जाने के बाद में मित्रों जो अपना अगला टॉपिक होता है वो ये होता है कि राजवंश। क्योंकि जब राजस्थान के अंदर ये सभ्यताएं समाप्त हो जाती है तो सभ्यताओं के समाप्त होने के बाद में राजस्थान के अंदर राजा महाराजाओं का दौर स्टार्ट हो जाता है, और अगला जो टॉपिक होता है वो होता है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। अब हालांकि जब सिलेबस निर्माता किसी भी भर्ती परीक्षा का सिलेबस डालता है तो वो उसके अंदर ऐसा लिखता है कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनसे संबंधित राजा और राजाओं द्वारा किए गए कार्य। अब उसने तो एक लाइन के अंदर उसको समेट के रख दिया, लेकिन सही मायने में अगर अपन इस टॉपिक को पढ़ने जाए तो पढ़ने में लगभग अपने को इसके अंदर बहुत ज्यादा समय, सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर इतिहास में सबसे ज्यादा समय अगर किसी टॉपिक को पढ़ने में लगता है तो वो इन्हीं राजवंशों को लगता है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा मारवाड़ के अंदर अलग पढ़ना है राठौड़, बीकानेर के राठौड़ अलग पढ़ने हैं, आमेर के कछवा अपने को अलग पढ़ने हैं, मेवाड़ अलग से पढ़ना है, फिर चौहान अलग से पढ़ने, भाटी अलग से पढ़ने, और भी बहुत सारे ऐसे राजवंश है जो सारे के सारे पढ़ने पड़ते हैं। तो ये होता भले ही एक लाइनर का वन लाइनर टॉपिक हो, लेकिन आपको इसको सबसे ज्यादा पढ़ने में राजस्थान के अंदर इसी टॉपिक को लगता है समय। और आप सारे जानते हो कि यहाँ से सवाल जो पूछे जाते हैं वो राजा महाराजाओं से संबंधित होते हैं कि भाई कौन से राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा था, किस राजा ने कौन सी संधि करी थी, किस राजा ने कौन सा निर्माण कार्य करवाया था, किस राजा ने कहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इस प्रकार की जो सारी बातें होती है वो उस वाले आपके टॉपिक के अंदर जो है वो पढ़ाई जाती है। अब आप दूसरा एक और मैं बात करता हूँ इसी के सामने, इसके साथ में दो और ऐसे टॉपिक है राजस्थान की हिस्ट्री के जो अपने क्लियर हो जाते हैं। वो कौन से? देखो, जैसे अपने सिलेबस के अंदर एक और टॉपिक मैंने कई बार देखा है वरिष्ठ अध्यापक वालों के दे रखा होता है, मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध, तो मुगलों के राजपूत राजाओं के साथ में या राजस्थान के राजपूत राजाओं के मुगलों के साथ में जो संबंध रहे थे वो जिसके अंदर पढ़ाया जाता है उसको अपन मुगल राजपूत संबंध कहते हैं। अब आप देखो साहब, मुगल पहला कौन था जो इंडिया के अंदर आया? आप सभी को ये बात पता होगी, नहीं पता है तो अपन और आगे पढ़ेंगे कि पहला जो मुगल था जो इंडिया में आया था उसका नाम था बाबर। क्या नाम था भाई?
बाबर। तो बाबर पहला मुगल था जो इंडिया के अंदर आया था। तो जब बाबर इंडिया में आया था 1526 के अंदर, तो उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? सांगा। भाई मारवाड़ के अंदर कौन था? तो गंगा। उस प्रकार से तो उन राजाओं के बाबर से लगाकर उसके बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सब राजाओं के साथ में जो भी संबंध रहे वो सारे के सारे संबंध जो है वो अपने को उसके अंदर गिनने पड़ते हैं, जिसको अपन मुगल राजपूत संबंध के नाम से जानते हैं। तो ये टॉपिक भी अपना इन राजवंशों के साथ में ही क्लियर हो जाता है। कई बार बच्चों के मन में ये विडंबना रहती है कि सर आपने राजवंश तो पढ़ाए हैं पर ये अपना मुगल राजपूत संबंध जो है वो आपका कहाँ गया, वो आपने पढ़ाया नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुगल राजपूत संबंध वाला जो अपना टॉपिक है वो इसी के साथ में जो है वो साथ साथ में कंप्लीट हो जाता है। तीसरा एक और टॉपिक है जो और भी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम के अंदर दिया हुआ होता है और उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ होता है, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान। ये पर्सनली वो टॉपिक लिखता है एग्जामिनर कि अलाउद्दीन खिलजी का जो राजस्थान अभियान था वो क्या था, वो कहाँ कहाँ पर आया था, किस किस से मिला था, क्या करा था उसने। तो अपन जब राजवंश पढ़ते हैं तो अपन उसमें रणथंभौर के चौहान भी पढ़ते हैं, मेवाड़ राजवंश भी पढ़ते हैं अपन, उसके अंदर ही अपन आगे जाके चौहानों का जो है वो जालोर भी पढ़ते हैं। तो आप सारे ही जानते हो कि अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर आया था, 1303 के अंदर चित्तौड़ आया था, 1308 के अंदर सिवाना आया था और 1311 के अंदर जालोर आया था। तो ये जो पूरा अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान वाला जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये जो टॉपिक है वो भी आपका इसी के अंदर पूरा हो जाएगा राजवंश वालों के अंदर। तो सॉरी, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये दोनों टॉपिक जो आपके अलग से दे रखे हैं वो अपन इस राजवंश के साथ ही कंप्लीट करते हैं। अब जब राजा महाराजाओं का समय खत्म हो जाता है, आप सारे जानते हो कि भाई राजा महाराजाओं ने कालांतर में जाके अंग्रेजों के साथ में संधियां कर ली थी। तो जब राजा महाराजाओं का दौर समाप्त हो गया, राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों के साथ में संधियां कर ली, तो वे उनके गुलाम हो गए, उनके जैसे कहे अनुसार वे काम करने लगे। और जब वे उनके कहे अनुसार काम करने लगे तो आप सारे जानते हो कि जो पहली क्रांति अपन ने अंग्रेजों के खिलाफ में की थी वो होती है, बुंदेले हरबोलों के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी 1857 की क्रांति। तो तीसरा जो टॉपिक होता है अपने सिलेबस का वो है 1857 का रिवॉल्यूशन, या जिसको अपन कहते हैं 1857 की क्रांति। ये आधुनिक राजस्थान का पहला टॉपिक है, इसको आप मॉडर्न इंडिया भी कह सकते हो, ये आपका मिडवेल इंडिया है और ये आपका एंशिएंट इंडिया है। लेकिन ये प्राचीन राजस्थान, ये मध्यकालीन राजस्थान और ये क्या है, आधुनिक राजस्थान। 1857 की क्रांति के बाद में राजस्थान के किसानों ने राजा महाराजाओं के खिलाफ या जमींदारों के खिलाफ आप कह सकते हो कि आंदोलन किए थे। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ना पड़ता है वो मित्रों पढ़ना पड़ता है राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बाद में राजस्थान के लोगों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रजामंडल के आंदोलन किए थे। यानी कि इसके बाद वाला जो टॉपिक होता है वो कौन सा है आपका, प्रजामंडल का आंदोलन। और प्रजामंडल के आंदोलन जब समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद में राजस्थान की जो ट्राइब्स हैं, राजस्थान की जो जनजातियां हैं, उन्होंने अपनी समाज में सुधार के लिए, अपने समाज को विकसित करने के लिए, उसमें फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन किया था उसको अपन जनजातीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। और अंतिम वाला जो टॉपिक है अपना वो इस प्रकार से है मित्रों कि जो आज का राजस्थान आप देखते हो वो राजस्थान आपके सामने कैसे आया, कैसे 19 रियासतें 3 ठिकानों को मिलाकर आज के राजस्थान का निर्माण हुआ, उसके बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो वो वाला अपना टॉपिक जो है वो हो जाता है आपका राजस्थान का एकीकरण। तो मित्रों ये सम्मिलित रूप से राजस्थान का संपूर्ण सिलेबस है जो आपकी बड़ी से बड़ी भर्ती परीक्षा से लगाकर छोटी से छोटी भर्ती परीक्षा तक एक रूप से आता है, जिसके बारे में अपन को पढ़ना होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे मित्रों वो सभ्यताएं पढ़ेंगे, जिसमें आपके कालीबंगा, बेराट, आहाड़ ये सारी पढ़ेंगे। फिर एक एक राजवंश पढ़ेंगे, उनके राजा पढ़ेंगे, राजाओं के युद्ध पढ़ेंगे, राजाओं ने क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किए, क्या संधियां की, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका मुगल राजपूत संबंध वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आपका अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान वाला टॉपिक भी क्या हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद अपन मॉडर्न इंडिया में आएंगे जिसमें आपकी 1857 की क्रांति है, किसानों के आंदोलन है, प्रजामंडल के हैं, एकीकरण है आपका, और आपका क्या है, जनजाति आंदोलन है। एक बात मैं थोड़ी सी आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है उन सबका जो पैटर्न रहा है, जो पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ और आप लोगों ने भी देखा होगा कि आजकल एग्जामिनर जो है वो राजा महाराजाओं से थोड़ा सा कम सवाल पूछता है। उसका एक पैटर्न हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि राजस्थान का हर विद्यार्थी राजा महाराजा अच्छे से पढ़ता है, उसको पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्टिंग कहानियां होती है, इंटरेस्टिंग युद्ध होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो वहां पर वो अच्छे से पढ़ लेता है। लेकिन दूसरी बात यह है
कि वो रटे रटाए सवाल जो पहले एग्जामों के अंदर पूछे जाते थे, आजकल उसने पूछना थोड़ा सा कम कर दिया है। आजकल ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैंने देखा है कि जो मॉडर्न वाला भाग है वहां से ज्यादा पूछता है। मॉडर्न वाले भाग का मतलब ये है कि वो 1857 की क्रांति से लगाकर राजस्थान के एकीकरण का जो ये पूरा भाग है, यहाँ से वो ज्यादातर सवाल जो है वो एग्जाम के अंदर पुटअप करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारी तिथियां होती है, बहुत सारे संगठन होते हैं, बहुत सारी अलग अलग बातें होती है, तो बच्चा उनके अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो यहाँ से ज्यादा पूछता है। तो अपने को मित्रों एक काम करना है, अपन पढ़ेंगे सारा ही अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जब इसको पढ़ोगे, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, मुझे सभ्यताएं भी पढ़ानी है आपको, राजवंश भी पढ़ाने हैं, सब कुछ पढ़ाना है, लेकिन जब भी आप तैयारी करेंगे अच्छे से, तो जो मॉडर्न वाला भाग है उसको थोड़ा सा अच्छा विशेष करके ध्यान देंगे, ताकि आपको उसके अंदर बाद में कालांतर में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये थोड़ा सा इस भाग पर विशेष फोकस करना। ये अपना कंप्लीटली सिलेबस है जो आपकी हर भर्ती परीक्षा के अंदर सम्मिलित रूप से आएगा, उसको अपन जो है वो आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, मैं पहला टॉपिक आपके सामने जो लेने के लिए जा रहा हूँ वो है राजस्थान की सभ्यताएं। तो मैं पहला टॉपिक सभ्यताओं की बात करूंगा, और सभ्यताएं जब मित्रों अपनी कंप्लीट हो जाएगी, तो सभ्यताओं को कंप्लीट करने के बाद में अपन राजवंशों की तरफ पढ़ेंगे, और फिर जो है वो अपन आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए मित्रों, तो आज मैं आपके सामने पहला टॉपिक लेके आता हूं जिसका नाम है अपने राजस्थान की सभ्यता। ये देखो, मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया हुआ है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। ये जो चित्र है, ये चित्र अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो प्राचीन सिविलाइजेशंस जो प्राप्त हुई है, उन सिविलाइजेशंस का ये पूरा का पूरा क्या है, चित्र है, और इस चित्र को मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। अब आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभ्यता जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कहूंगा कि किसी स्थान से खुदाई हुई और वहां से खुदाई में इस प्रकार के हथियार मिले, फिर मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ किसी स्थान से खुदाई हुई तो वहां से इस प्रकार की पत्थरों से निर्मित मकान मिला, या पत्थरों से निर्मित दीवार मिली, या कुछ भी कहूंगा तो आपके मन में आएगा और आप ये इमेजिन करोगे कि सर कैसे क्या निकला होगा या कैसे क्या हुआ होगा। तो ये देखिए साहब, ये आपके सामने कुछ चित्र हैं जिसमें ये देखिए, ये मिट्टी का एक टुकड़ा है, बर्तन था, बर्तन टूटने के बाद में उसका एक टुकड़ा हो गया और उस टुकड़े के ऊपर कुछ न कुछ बनाया हुआ है, आकृतियां बनाई हुई है। देखिए, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, इधर भी है, सब जगह पर। तो आप सारे जानते हो कि अपन जिस ग्रामीण सभ्यता से, ग्रामीण संस्कृति से आते हैं, राजस्थान के अंदर या किसी भी अपने आसपास के क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पर जब बर्तन वगैरह जो है वो प्राचीन समय में जब मिट्टी के यूज होते थे, गांवों में भी, आज से 20-25 साल पहले की बात है, आजकल तो स्टील और स्टेनलेस के बर्तन सारे आ गए हैं, तो अपन ने भी घर में भी जब आज भी मटके लगाते हैं ना, तो वो मटका आप देखना कभी भी, उस मटके को अपन ऐसा पूरा प्लेन मटका को भी नहीं होता, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आकृतियां बनी हुई होती है। तो ये जब अपने यहाँ सिविलाइजेशन में लोग रहते थे तो वो भी कुछ मिट्टी के ऊपर बनाते थे। कालांतर में जब वो सिविलाइजेशन समाप्त हो गई, धरती के अंदर दब गई, बहुत सारी बातें हैं, इसकी बातें मैं आपको और बताऊंगा। तो उस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार की चीजें अपने को क्या होती है, प्राप्त होती है। दूसरी बात, जैसे इस प्रकार से पत्थर से निर्मित मकान मिलता है, ये आपके आहार से प्राप्त हुआ था। तो आहार के बारे में अपन बात करेंगे कि ये किस प्रकार की सिविलाइजेशन है, यहाँ से पत्थर से निर्मित क्या मिला था, मकान मिला था, तो ये आहार से मिलता है अपन को, तो इसकी भी बात अपन करेंगे। तो ये इस प्रकार की सभ्यता अपन से यहाँ से प्राप्त होती है। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है। सुनो, प्राचीन भारत की जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं को 3 भागों में बांटा जाता है। क्या उनकी विशेषता है, क्यों उनको 3 भागों में बांटा गया, क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी बातें मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। पहला जो भाग है उसको कहा जाता है पाक ऐतिहासिक काल। दूसरा जो भाग है उसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो भाग है उसको कहा जाता है ऐतिहासिक काल। यानी पहले भाग को तो मैं कहूंगा पाक ऐतिहासिक काल, दूसरे भाग को मैं कहूंगा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरे भाग को मैं कहूंगा ऐतिहासिक काल। आप कहोगे सर कैसे, क्या डिफरेंस है इसके अंदर, कैसे क्या होता है, तो उसकी बात करते हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करना, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आप ये सोचिए कि मानव इस दुनिया के अंदर पहली बार आया, उसके चारों तरफ जो थे वो पहाड़ ही पहाड़ थे, उसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था और जंगली जानवर थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था।
क्योंकि मानव आप सारे जानते हो होमो सेपियंस से बनता है। मतलब स्टार्टिंग के अंदर वो बंदर था, बंदर से चिंपांजी हुआ, चिंपांजी से धीरे धीरे करते करते वो अपने जैसा जो है वो मानव बनता है। इसीलिए अपने जैसे बहुत सारे लोगों की शक्लें जो है वो बंदरों से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि अपन की अपनी जो मूल उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई थी? बंदरों से हुई थी। तो मानव जब इस दुनिया में आया तो उसके आसपास में कुछ भी नहीं था, सब जंगल था, डायनासोर्स जैसे प्राणी हुआ करते थे, पत्थर थे, इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। अब मान लो वो नग्न अवस्था के अंदर एकदम आदि मानव के रूप में जंगल के अंदर विचरण कर रहा है और उसके ऊपर किसी जानवर ने अटैक कर दिया, कोई भी हिरण, शेर, चीता, भालू, जो भी आप समझो, उसने आक्रमण कर दिया। तो वो उससे बचने के लिए सबसे पहले कौन सी वस्तु का इस्तेमाल करेगा? आप खुद ये सोचकर बताओ। तो आप ये सोचोगे कि सर वो बचने के लिए सबसे पहले उसके आसपास में या तो पत्थर था या थी लकड़ी, इन दोनों के अलावा तो कुछ था ही नहीं। तो आज भी अपन जब जा रहे होते हैं रोड के ऊपर और मान लो एक कुत्ता अचानक से भौंक जाए, तो अपन सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? पत्थर ढूंढते हैं अपन, और फिर अपन उसको क्या मारते हैं? पत्थर मारते हैं। तो आदि मानव के वे गुण आज भी अपने डीएनए में, अपने जिन के अंदर मौजूद है, इसलिए अपन किसका उपयोग करते हैं? पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना मित्रों, इस काल के अंदर मानव ने अगर किसी वस्तु का इस्तेमाल किया था तो वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर था। इसलिए यहाँ से जितने भी अवशेष प्राप्त होते हैं वे पत्थर से निर्मित थे। और पत्थर का ही मैं एक दूसरा नाम लिखता हूँ यहाँ पर, पाषाण। इसलिए इस काल को मित्रों पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? पाषाण काल। याद रखिएगा, पाक ऐतिहासिक काल का ही दूसरा नाम क्या है? पाषाण काल। और इस काल को क्या कहा जाता है? पाषाण का युग या पत्थर का काल भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी अवशेष प्राप्त होते हैं वे सारे पत्थर से निर्मित होते हैं। और यहाँ से इस काल की जो जो भी सिविलाइजेशन अपने राजस्थान में मिलेगी उसको अपन पाषाण कालीन सभ्यता कहेंगे। क्या कहेंगे? पाषाण कालीन सभ्यता कहेंगे। जैसे बागोर भीलवाड़ा प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले, जैसे आहड़ उदयपुर, तो आहड़ से अपन देखते हैं पत्थर से निर्मित मकान मिला, इसलिए अपन ने उसको क्या कहना स्टार्ट कर दिया? पाषाण कालीन सभ्यता कहना स्टार्ट कर दिया। तो पत्थर के अवशेष मिले, इसलिए इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात मित्रों, जब मानव पत्थर का उपयोग करता था तो उसको किसी प्रकार का कुछ भी लिखना तो आता ही नहीं था, तो कोई भी लिखित साक्ष्य यहां से प्राप्त नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। आदि मानव था, जंगल में घूमता था, कच्चा मांस खाता था, फल फ्रूट खा के अपना जीवन यापन करता था, वो सभ्यता में भी नहीं आया था, तो लिखना तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ से लिखित साक्ष्य तो मिलते ही नहीं है। पाषाणकालीन सिविलाइजेशन के जितने भी केंद्र हैं वहां से किसी भी स्थान से लिखा हुआ कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे पत्थर मिले हैं। अपन जाते हैं कभी आहड़ सभ्यता, आप भी जाओ तो देखना, और इस प्रकार से तीखा तीखा पत्थर मिला और उस पत्थर के आगे लिखा हुआ है कि ये तत्कालीन मानव के शिकार करने का हथियार हुआ करता था। तो तीखा था, किसी जानवर ने आक्रमण किया होगा, और जब तीखे के ऊपर आक्रमण किया होगा उसने तो तीखा तीखा उसके पेट में घुसेड़ दिया होगा, तो वो क्या हो गया? हथियार। अब मान लो उसने शिकार कर लिया और उसको कच्चा मांस खाना है, तो उसने कैसे खाया होगा? तो उसने उस पत्थर से ही चीरा होगा। उसके बाद में उसमें को चाकू तो थे नहीं, लोहे धातु का इस्तेमाल तो उसने किया ही नहीं था, तो उससे चीरा होगा और उसी से उसने क्या खाया होगा? वो भोजन किया होगा। तो उसकी थाली भी वही थी, उसका कटोरा भी वही था, उसका हथियार करने का, शिकार करने का औजार भी वही था। फाड़ने, चीरने, किसी भी अवस्था के अंदर जो भी उपयोग में आता था, सिर्फ और सिर्फ उस काल के अंदर पत्थर था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पाषाण कालीन कहा जाता है। और पाषाण काल वालों को खुद को ही नहीं पता होता है कि भाई लिखना कैसे है, क्या है, तो वो लिखेंगे क्या? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बिना लिखित वाली, या जहां से कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, वैसी सिविलाइजेशन कौन सी थी? पाक ऐतिहासिक काल वाली थी। तो अपने इतना ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान में इसके उदाहरण कहाँ थे, तो सिंपल सा पूछ लेते हैं कि भाई बागोर भीलवाड़ा के अंदर जो प्राप्त होती है वो कौन से काल की है? तो पाषाण काल की है। तिलवाड़ा बाड़मेर कौन से काल का है? तो पाषाण का है। और एक अपन आगे और पढ़ेंगे आहड़, जो अपने राजस्थान की बड़ी सिविलाइजेशन में जिसका नाम आता है, वो भी कौन सी है? पाषाण काल की सभ्यता है। तो ये सारी जो है वो पाक ऐतिहासिक काल। अब दूसरा काल है आदि ऐतिहासिक काल। अब इसकी मैं बात करता हूँ, सुनना ध्यान से। अब जो मानव था वो मानव वहां पर रहता 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 धीरे धीरे आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। तो आद नाम आता है। आद का मतलब होता है अग्नि। क्या होता है भाई? अग्नि। तो अग्नि का कोई मानव ने आविष्कार नहीं किया है। अग्नि इस दुनिया में पहले से थी, कुदरत की बनी हुई चीज है। जैसे पानी है, जैसे हवा है, जैसे पेड़ पौधे हैं, वैसे की वैसे आग इस भगवान ने दुनिया के अंदर बनाई थी, कुदरत की चीज है। इसको किसी ने आविष्कार नहीं किया। बाकी तो अपन सारी चीजें जो है वो आविष्कार भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि किसी दिन मान लो दो पत्थर गिरे होंगे, टकराए होंगे आपस में, तो उसके पास में घास फूस पड़ी होगी सूखी, तो वो घास फूस के अंदर आग लग गई होगी।
जैसे आज भी आप देखते हैं अपने बहुत सारे घरों के आसपास में पहाड़ होते हैं जिसके अंदर अचानक से क्या लग जाती है, आग लग जाती है, और फिर अपने को देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर भयंकर रूप से अपने को अग्नि दिखाई देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां पर वो जो है वो आग लग गई होगी और लग गई होगी तो मानव पहली बार तो उस आग को देख के भागा होगा। फिर हो सकता है कि सर्दी का मौसम होगा और वो उसके पास में गया होगा, तो उसने देखा होगा कि यार यहाँ से तो मुझे ताप मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, मेरे तो ये काम की चीज है, तो वो उसके पास बैठा होगा। अब मान लो वो शिकार करता था तो हमेशा वो कच्चे मांस को खाता था। किसी दिन कोई मांस का टुकड़ा उस आग वाले भाग के अंदर गिर गया होगा तो वो थोड़ा सा पक गया होगा, और जब वो पक गया होगा तो वो पका हुआ उसने खाया होगा। तो सिंपल सी बात है, आप सारे ही जानते हो कि हमेशा पका हुआ जो होता है वो अच्छा लगता है कच्चे मांस की तुलना में। पका हुआ मांस हमेशा क्या लगता है, अच्छा। तो यहाँ पे मानव ने अग्नि का उपयोग करना सीखा, उसने पका कर खाना सीखा, और दुनिया का पहला आविष्कार जो माना जाता है वो पहिए का माना जाता है। तो मानव ने यहाँ पर पहिए का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, पहिए का। और पहिए को ही मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, टायर। तो मानव ने यहाँ पर टायर या पहिए का क्या किया, आविष्कार। अग्नि का क्या करना सीखा, उपयोग। अब वो एक स्थान पर रहने लग गया, धीरे धीरे उसने सर्दी से बचना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है, और वो दुनिया में जब पहली धातु जो उपयोग करता है, पहला जो मेटल उपयोग करता है, उसका नाम है तांबा। इसलिए इस काल में जो सिविलाइजेशन होती है उन्हें कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता। क्या कहा जाता है मित्रों, ताम्र युगीन सभ्यता। तो ताम्र युगीन सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ से किसकी वस्तुएं मिली, तांबे की वस्तुएं मिली, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात मित्रों आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ताम्र युगीन सभ्यता इसलिए इसको यहाँ पर कहा जाता है। अब पूछा जाता है कि भाई राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं का प्रमुख केंद्र कौन सा था, या ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है। तो गणेश्वर शिखर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गणेश्वर, क्योंकि यहाँ से 99% तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई। कितने प्रतिशत, 99% तांबे की क्या होती है, वस्तुएं प्राप्त। और पहला मानव जो है वो तांबा उपयोग करना सीखता है। दूसरी बात, तांबे के बाद में मानव ने जो दूसरी धातु इस्तेमाल की थी उसका नाम है कांसा। इसलिए इस काल की सभ्यताओं को कहा गया था कांस्य युगीन। क्या कहा गया था भाई, कांस्य युगीन सभ्यताएं कहा गया था। और इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है सिंधु घाटी, और सिंधु घाटी का ही राजस्थान के अंदर एक उदाहरण है जिसका नाम है कालीबंगा। क्या है, कालीबंगा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि सर पहले तांबा था तो ताम्र युगीन, अब कांसा था तो कांस्य युगीन, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या समस्या है। तो मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। आप ऐसा सोचो कि भाई आज मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, या आज आप अपने घर के अंदर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, अचानक से धरती फट गई और अपन सारे के सारे इस धरती के अंदर समा गए। अपन जब समाएंगे इस धरती के अंदर, और जहाँ पर 1000-2000 साल के बाद में खुदाई होगी, खुदाई होगी, तो मैं यहाँ जब पढ़ा रहा हूँ तो इधर से बोर्ड मिलेगा, इधर से ये मेरे हाथ से पेन मिलेगा, इधर कुर्सियाँ लगी हुई है मान लो आगे। तो इतिहासकार क्या कहेंगे कि या तो गया कोई स्कूल चलता होगा, या कॉलेज चलता होगा, या फिर कोई कोचिंग सेंटर चलता होगा, यही अनुमान लगाया जाता है। और ऐसे ही हर प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त होने के बाद में इतिहासकारों ने अनुमान ही लगाया कि भाई यहाँ से इस प्रकार से एक दीवार के अंदर दरार आई हुई मिली, तो हो सकता है यहाँ पर भूकंप आया होगा। तो इस प्रकार की जब बातें होगी और यहाँ से जब खुदाई होगी, तो अपने सबके पास में, हर व्यक्ति के पास में अपन की जेब से एक चीज जो है वो कॉमन मिलेगी। जैसे मान लो भाई ये फोन, फोन जो है वो मेरे पास से भी मिलेगा, आपके पास से भी मिलेगा, और जितने भी अपने आसपास में लोग हैं उन सभी लोगों के पास से क्या मिलेगा, फोन मिलेगा। लेकिन वे जब बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर, ऑफिस जहाँ होंगे वहां जब खुदाई करेंगे, हॉस्पिटल्स में खुदाई करेंगे, तो उन्हें लैंडलाइन फोन भी मिलेगा। तो इतिहासकार क्या कहेंगे कि ये सभ्यता पहले लैंडलाइन युगीन थी, और बाद में इन्हें पता चल गया था कि मोबाइल नाम की भी कोई चीज होती है, इसलिए अब इसको जो है वो अपन मोबाइल युगीन कहेंगे। क्या कहेंगे, मोबाइल युगीन। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तांबा उपयोग में आया तो तांबे की चीजें मिली, लेकिन कालांतर में मानव ने देखा कि भाई ये कांसा नाम की भी कोई चीज होती है, तो वो उसका इस्तेमाल करने सीख जाता है। तो इसलिए पहले वो ताम्र युगीन था, अब ये क्या हो जाता है भाई, कांस्य युगीन हो जाता है। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की थी, कांस्य युग की थी, क्योंकि यहाँ से कांसे के दर्पण मिलते हैं, कांसे की नर्तकी की क्या मिलती है, यहाँ से मूर्ति मिलती है। दूसरी बात की भाई कालीबंगा कौन से काल का है, तो कालीबंगा किस काल का है, आदि ऐतिहासिक काल का है जो राजस्थान में है, और कौन से युग का है, तो वो कांस्य युग का है। आप सारे ही जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता से
लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है ये लैंग्वेज आज दिन तक कोई पढ़ ही नहीं पाया, कोई व्यक्ति नहीं पढ़ पाया, कोई वैज्ञानिक, कोई इतिहासकार, कोई भूगोलवेत्ता नहीं पढ़ पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या लिखकर गए थे। इसलिए मिलते हैं लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़े नहीं गए। तो वो किस काल की विशेषता है? आदि ऐतिहासिक काल की। अंतिम कौन सा है भाई? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में आने के बाद में मानव ने लोहे का उपयोग करना सीख लिया। तो जब मानव ने लोहे का उपयोग करना सीख लिया तो इस काल को कहा जाता है लो युगीन। क्या कहा जाता है? लो युगीन। और लोहे से ही हथियार बनते हैं, और जब लोहे से हथियार बनते हैं तो आप सारे ही जानते हो कि भाई राजस्थान में राजवंशों का विकास हो गया, और जब राजवंशों का विकास हो गया तो चारों तरफ क्या होने लग गए? हथियारों का निर्माण हो गया, और फिर हथियारों से ही सारी चीजें बनने लग गई आगे से आगे। और आज भी मैं मेरे चारों तरफ अगर नजरें घुमा के देखूं, आप भी अपने चारों तरफ अगर नजरें घुमा के देखो तो चारों तरफ से आपको सिर्फ लोहा ही लोहा मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आपके टेबल, कुर्सी, आपके जो भी औजार, मोटरसाइकिलें, बाइक, बंदूकें, नलियां, पाइप, पंखे, जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी किसकी बनी हुई होती हैं? लोहे की। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लो युगीन कहा जाता है। और इस काल के अंदर, जिस काल में वर्तमान में अपन रह रहे हैं, बहुत सारे लिखित साक्ष्य मिलते हैं। अपन ने उनको पढ़ भी लिया है, ऋग्वेद वगैरह भी अपन ने पढ़े हैं, बाद वाले मौर्य कालों की किताबें भी अपन ने पढ़ी हैं, सारा ज्ञान अपने पास में है, सारी हिस्ट्री अपने पास के अंदर है। तो इसलिए ऐतिहासिक काल की ये सारी विशेषता है। तो मैं आशा करता हूं मित्रों मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि राजस्थान की सिविलाइजेशन को या प्राचीन भारत की सिविलाइजेशन को अपन 3 भागों के अंदर बांटते हैं। पाक ऐतिहासिक काल, इसी का दूसरा नाम क्या है? पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जितनी भी चीजें प्राप्त हुई है सारी किससे निर्मित थी? पत्थर से। फिर यहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं, उसे पढ़ा नहीं गया, सॉरी लिखित साक्ष्य मिलते ही नहीं है। एविडेंस क्या है? क्या इसके उदाहरण है राजस्थान के अंदर? तो बागोड़, तिलवाड़ा और अहाड़। अग्नि जो है वो यहाँ पे सबसे पहले मानव ने उपयोग करना सीखा, पहिए का आविष्कार किया, तांबे का उपयोग किया, इसलिए इसको ताम्र युगीन कहा जाता है। गणेश्वर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कांसे का इस्तेमाल किया, इसलिए कांस्य युगीन कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कालीबंगा जो है वो आपका कांस्य युगीन है। लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। फिर लोहे का उपयोग करना सीखा, इसलिए उसको लो युगीन कहा गया। लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उसे पढ़ भी लिया गया। इस प्रकार से अपन ने राजस्थान की सभ्यताओं को 3 भागों में बांटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद जो है वो अपन आगे वाली बात करेंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अपन राजस्थान की प्रमुख सिविलाइजेशंस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी है, क्या क्या अपन को उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसकी बात करते हैं। सुनिएगा ध्यान से मित्रों, मैं आपके सामने बात करता हूं, देखिएगा। राजस्थान के अंदर या मैं भारत की बात करूं तो प्रमुख जो सभ्यता है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। पहले थोड़ी सी बात मैं इसको 2-4 मिनट आपको इसकी करूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सर ये कैसे हुआ, कालीबंगा कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ, उसकी सारी मैं बात कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक मानसिक चित्र बन जाएगा। उसके बाद आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। देखो क्या होता है, मैं उसकी बात करता हूँ। ये इस प्रकार से मित्रों भारत के ऊपर वाले क्षेत्र का पूरा नक्शा है। और आप सारे ही जानते हो कि यहाँ पर एक देश है जो अभी वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ज़्यादा हार रहा है और छोटे मोटे देशों से भी हार गया है, उसका नाम है पाकिस्तान। इस वर्तमान के पाकिस्तान में, और तत्कालीन समय की मैं बात करूं जब इसकी खोज हुई थी उस समय तो इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, आप सारे जानते हो। 1947 में अपना पार्टीशन हुआ था। तो यहां पर एक टीला है इस वाले स्थान पर, उसका नाम है हड़प्पा। टीला आप समझते हो, रेत का टीला, त्रिभुजाकार आकृति के अंदर पूरा का पूरा एक टीला बना हुआ था। उस टीले के अंदर बहुत सारी चीजें थी लेकिन किसी को पता नहीं था क्योंकि रेगिस्तान में बहुत सारे टीले होते हैं। तो उस टीले को, हड़प्पा वाले टीले को सबसे पहले एक व्यक्ति ने देखा था 1826 में, जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। इसने 1826 में उस हड़प्पा वाले टीले को देखा और उसे देखकर कहा कि इस टीले के नीचे एक सभ्यता है, एक सिविलाइजेशन है। मतलब इस टीले के नीचे कोई नगर है, कोई सिविलाइजेशन है जो दबी हुई है। अगर तुम लोग खुदाई करते हो तो तुम्हें यहाँ से वो सभ्यता प्राप्त हो सकती है। लोगों ने कहा कि तू पागल हो गया है,
हमारे इस रेगिस्तान में ऐसे हजारों टीले हैं, हर टीले के नीचे कोई सभ्यता थोड़ी होती है। तेरे कहने से सॉरी, तेरे कहने से हम बात थोड़ी मानेंगे। यहाँ कोई सभ्यता वभ्यता नहीं है, तो पागल मत बना और चला जा। यानी चार्ल्स मैसन ने ये बात 1826 के अंदर कह दी थी कि हड़प्पा नामक जो स्थान है उसके नीचे एक क्या है, सभ्यता है। हालांकि उसकी बात ये तत्कालीन समय में भी किसी ने मानी नहीं। हालांकि वो बात बाद में सत्य साबित हो गई और उसने जो कहा था वो फैक्ट था कि वहां पर एक सिविलाइजेशन थी। लेकिन वो दौर था कि उस दौर में लोगों को ऐसी चीजों पर विश्वास होता नहीं था। ये पुरातत्व का थोड़ा सा ज्ञाता था, इसको बड़ा इंटरेस्ट था उन चीजों में, और इंटरेस्ट था तो उसने उस समय देखकर इसको कह दिया था कि यहाँ पर एक क्या है, सभ्यता है। हालांकि ये बात नहीं मानी गई। अगली बात, तो आप सारे ही जानते हो कि 1853 में बंबई से ठाणे, दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर ही है। आजकल तो एक ही हो गए, पता ही नहीं चलता ठाणे कहाँ पर है, बंबई कहाँ पर है। पर बंबई से ठाणे के बीच में 1853 के अंदर पहली बार ट्रेन चलती है। लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। अंग्रेजों ने हालांकि अपनी सुविधा के लिए भारत में रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया था, लेकिन काम बाद में अपना हो गया। उन्होंने अपने माल को इधर से उधर ले जाने के लिए भारत में रेलगाड़ियां चलाई थी, लेकिन अपना बाद में काम हो जाता है। और मैं तो कहता ही रहता हूँ कई बार, और आपको भी कहता हूँ कि अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आते तो शायद अंग्रेजों के ना आने के कारण भारत में रेल काफ़ी लंबे समय तक आती ही नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि अपने यहाँ राजस्थान में तो राजे महाराजा थे, उत्तर पूरे भारत के अंदर, और राजे महाराजाओं के काम अपनी रियासत में ही होता था। तो वे ट्रेन क्यों लाएंगे भाई? मान लो उदयपुर वाले को जोधपुर जाना है तो वो तो कार से भी जा सकता है, तो वो ट्रेन का इस्तेमाल क्यों करेगा? तो ट्रेनें आती नहीं। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई थी, और जब ये ट्रेन चलाते हैं और वो सक्सेसफुली रूप से पूरे के पूरे भारत के अंदर जब चलने लग जाती है, तो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा नीचे है वो, लाहौर से लगाकर कराची तक। कराची यहाँ पर नीचे बिल्कुल एक बंदरगाह है, पाकिस्तान का बंदरगाह, यानी जहाँ से जहाज जाते हैं। वहां तक दो इंजीनियर थे, वो रेलवे लाइन बिछाते हैं। क्या बिछाते हैं? रेलवे लाइन। तो दो इंजीनियर यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाते हैं, लाहौर से लगाकर ठेठ कराची तक। उन दोनों इंजीनियर का नाम था, 1856 में इन्होंने बिछाई थी। एक का नाम था विलियम बैटन और एक का नाम था जेम्स बैटन। तो पहले का नाम क्या है भाई? विलियम बैटन। दूसरे का नाम क्या है? जेम्स बैटन। तो जब ये बिछा रहे थे तो ये उस टीले के पास से होकर गुजरे। तो वहां पटरी लगा रहे थे, तो पटरी लगाते तो आप सारे जानते हो कि जब पटरियां लगाई जाती तो आसपास का बड़ा एरिया खोदा जाता है। तो जब वे वहां पर खुदाई कर रहे थे, और खुदाई करने के बाद में उन्हें उसके नीचे डालने के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी? ईंटों की। नीचे डाली जाती है पटरियों के ईंटें ताकि वो चले। तो ईंटों की आवश्यकता पड़ी, तो वहां गांव वालों से जो पास में रह रहे थे उस हड़प्पा टीले के पास में, उनसे पूछा कि भाई ईंटें चाहिए, कहाँ मिलेगी? तो उन गांव वालों ने कहा कि भाई एक टीला है, और इस टीले के अगर अपन आस पास में खोदते हैं तो यहाँ से ईंटें निकलती है। विलियम बैटन और जेम्स बैटन ने कहा कि यार ऐसे जमीन से कैसे निकलती है? तो उन्हें लगा शायद हो सकता है कोई यहाँ पर पहले बनाता होगा, चला गया होगा, तो जमीन के अंदर रह गई होगी तो निकल रही होगी। तो विलियम बैटन ने कहा कि भाई यार ईंटें निकलती तो हैं, वहां से ले भी है, अच्छी बात है, पर वो ईंटें तो हो सकता है कच्ची होगी, हमारे क्या काम की? तो गांव वालों ने कहा इतनी पक्की ईंटें हैं कि विलियम बैटन तेरे माथे पे मारूंगा तो तेरे माथे से खून आ जाएगा। क्या बात कर रहा हो? हाँ तो चलो खुदाई करो। तो वहां उन लोगों ने खोदा और वहां से क्या निकाली? ईंटें, उस हड़प्पा टीले से। लेकिन उन दोनों के माइंड में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि इस धरती से ईंटें क्यों आ रही हैं, क्या हो सकता है इसके नीचे, हो सकता है यहाँ पर कोई सभ्यता हो। लेकिन उन्होंने उस बात पर ध्यान दिए ही नहीं, और उन्हें तो मजा आ गया कि अपने को ईंटें लानी ही नहीं पड़ी, और उन्होंने वो ईंटें निकाल निकाल के उन पटरियों के नीचे डालना स्टार्ट कर दिया। फिर वो लगाने के बाद में दिल्ली गए, और उन्होंने दिल्ली में जाकर कहा कि यार सर यार साहब मजा आ गया। एक हड़प्पा नाम की जगह थी मोंटगोमरी जिले में पाकिस्तान के अंदर, वहां पर तो हमें वहां से लानी नहीं पड़ी ईंटें, और हमने तो ईंटें यहाँ से मेरे को मिल गई, और मिली तो हमने यहाँ से डाल दी। ये बात एक बंदा वहां पर सुनता है जो पुरातत्व का थोड़ा सा शौकीन आदमी था, जिसके माइंड में ये बात आई। 1861 के अंदर उसने अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम महोदय जो थे, जो 1861 के अंदर वो वहां से जाते हैं, और जाने के बाद में उन्होंने उसका निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद में जो सारी की सारी
तारबंदी करवाई और कहा कि भाई 100% इस टीले के नीचे कुछ ना कुछ है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस टीले की खुदाई करेगा नहीं, ना इसके कोई अंदर जाएगा ना इसके कोई बाहर आएगा, और ये टीले को ऐसे का ऐसे सुरक्षित रखा जाए। बाद में जब भी होगा तब इसकी खुदाई करेंगे और यहाँ से 100% कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। तो 1861 के अंदर जाकर अलेक्जेंडर कनिंघम इसका निरीक्षण करते हैं। फिर 1902 में 1902 के अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने थे, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था भाई? सर जॉन मार्शल। मार्शल साहब जब 1902 में बने तो सर जॉन मार्शल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर संपूर्ण रूप से पुरातात्विक की खोजों का श्रेय दिया जाता है। अगर मैं राजस्थान में पुरातत्व की खोजों का श्रेय भी अगर किसी व्यक्ति को दूंगा तो वो सर जॉन मार्शल को दूंगा। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 के अंदर ये बंदा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनता है, और एसीएल कार्लाइल नामक व्यक्ति को इसने भेजा था राजस्थान में, जिसने राजस्थान के अंदर पहली बार अलवर जिले के अंदर जो है वो खुदाई का काम स्टार्ट किया था और पुरातत्व की चीज़ों को उसने वहां से खोदना स्टार्ट किया था। तो अगर जॉन मार्शल नाम का ये बंदा नहीं हुआ होता तो शायद राजस्थान या भारत के अंदर इस प्रकार की पुरातात्विक चीज़ें कभी भी निकलती भी नहीं। तो मित्रों आप देखो ये समय की विडंबना है कि 1826 में चार्ल्स मैसन ये कहकर गया था कि हड़प्पा के अंदर से कोई सभ्यता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहली बार 1853 में बंबई से ठाणे तक जब ट्रेन चली तो 1856 के अंदर विलियम बैटन और जेम्स बैटन नाम के दो भाई लाहौर से लेकर कराची तक जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब हड़प्पा नामक स्थान से उन्हें ईंटें मिलती है, और जब वो ईंटें मिलती हैं तब जाकर अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में उसका निरीक्षण करता है, और 1962 के अंदर सर जॉन मार्शल नाम का व्यक्ति भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बना। और 1921 में सर जॉन मार्शल अपने साथ में एक बंदे को लेके जाता है जिसका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम था मित्रों? राय बहादुर दयाराम साहनी। आप देखिए जो बात 1826 के अंदर चार्ल्स मैसन कहकर गया था वो 1921 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी पूरी करता है, यानी 100 साल हो गए। लगभग 100 सालों के बाद ये दोनों आते हैं। इन्होंने हड़प्पा नामक टीले की खुदाई की, और खुदाई की तो इनकी आंखें अचंभित हो गई। ये देखकर दंग रह गए कि वहां पर पूरे ईंटों से निर्मित मकान थे, उन मकानों में बकायदा बाथरूम अलग थे, रसोई घर अलग था, इवन पानी की निकासी के लिए नालियां थी, समकोण पर काटती हुई सड़कें थी, इवन डुप्लेक्स के अंदर मकान बने हुए थे, अन्नागार थे, स्नानागार थे, और अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा नगर था जिसका नाम था हड़प्पा। तो ये समय का एक कोइंसिडेंस था कि जो पहला सबसे पहला नगर खोजा गया था उस नगर का नाम ही क्या था? हड़प्पा। इसलिए इस सिविलाइजेशन को जो है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। तो जब हड़प्पा सभ्यता यहाँ से मिली तो इन लोगों को लगा कि इनके आसपास में ही और कहीं ना कहीं पर क्या होगी? सभ्यता। इसलिए और यहाँ पर खुदाई की गई। तो 1922 में हड़प्पा के जस्ट नीचे से एक और नगर मिलता है जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था भाई? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से एक और जब नगर मिला तो ऐसा का ऐसा नगर जैसा कहां पर था? हड़प्पा में, वैसा का वैसा नगर मोहनजोदड़ो से भी मिलता है, एज इट इज मिलता है। तो इन लोगों को ये लगा कि ये दोनों ही नगर जो है वो इनकी मुख्य नदी जो पास में बहती है उसका नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु नदी। इसलिए सर जॉन मार्शल ने इस सिविलाइजेशन को नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम दिया था मित्रों? सिंधु घाटी सभ्यता। तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और ये बात 1826 के अंदर चार्ल्स मैसन कहकर गया था, और 1921 में मिलता है आपका हड़प्पा, और 1922 के अंदर जो मिलता है उसका नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो नगर की यहाँ से खोज होती है। अब 1947 में अपन आजाद हो गए। आप सारे ही जानते हो कि आजाद हो गए तो पाकिस्तान अलग हो गया, भारत क्या हो गया? अलग हो गया। तो जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जितने भी नगर मिले वे सारे कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो सारे स्थान जब पाकिस्तान के अंदर अपने मित्रों चले गए तो इंडिया के हाथ में तो कुछ नहीं आया। तो अपन पहले ये कहते थे कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता तो हमारी है, लेकिन अब पाकिस्तान वाले कहने लगे कि नहीं साहब सिंधु घाटी सभ्यता तो किसकी है? हमारी है, तुम्हारा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? तो हिंदुस्तान आजाद हो जाने के बाद में भारत की सरकार ने भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्रों को खोजना शुरू किया।
तो उन्हें ये लगा कि जब इस वाले भाग के अंदर यानी पंजाब वाले भाग के अंदर, पंजाब के अंदर यहाँ पर जब ये हो सकता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह, तो इससे टच होने वाले इंडिया वाले जो भाग है वहां पर भी तो हो सकता है। इसलिए जब ये यहाँ पर खोजना शुरू करते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हरियाणा के अंदर से एक स्थान मिलता है रोपड़, फिर उससे नीचे आए तो एक स्थान मिला बनवाली, फिर उससे अपन नीचे आए तो राजस्थान में एक स्थान मिला कालीबंगा, फिर अपन नीचे आए तो यहां से गुजरात से धोलावीरा ने, लोथल ने, पता नहीं कितने स्थान मिले। और बड़े आश्चर्य की बात है मित्रों कि अकेले गुजरात से 200 से ज्यादा सिंधु घाटी के स्थल मिल चुके हैं। अकेले गुजरात में 200 से ज्यादा सिंधु घाटी के स्थल मिल चुके हैं। और आप सारे ही जानते हो कि गुजरात के अंदर ना तो कोई सिंधु नदी बहती है, फिर भी इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये कोइंसिडेंस था, ये संयोग था कि स्टार्टिंग के जितने भी स्थल मिले थे वे सारे पाकिस्तान से मिले थे, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के पास थे। बाकी अकेले 200 से ज्यादा स्थल इसके कहां से प्राप्त हो चुके हैं, गुजरात से प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर इस प्रकार से सिविलाइजेशन की खोज होती है। और आप सारे जानते हो कि राजस्थान के अंदर 1952 के अंदर एक नगर खोजा गया जिसका क्या नाम था, कालीबंगा। आशा करता हूं मित्रों मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ। अगला टॉपिक जो अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे वो कालीबंगा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने राजस्थान में मिला, सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र था। थैंक यू वेरी मच।